चलो, मैं बताने वाली हूँ आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में क्या सीखेंगे, जो हमारी विशेषताएं हैं, बस इसके बारे में सुनोगे। आगे बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, एक बार से दोबारा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस क्या करो, बुक जो है अपने पास लेकर बैठो। बाकी मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। क्या है, पहले देखो इसमें क्या बताया गया कि हमारे इसमें 3 संवैधानिक महत्व हैं। तुम्हें याद रखना है हमारे 3 संवैधानिक महत्व कौन-कौन से इस चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। पहले तो चार्टर एक्ट कब आया था, हमारा पहला चार्टर एक्ट ब्रिटिश द्वारा कब आया था? 1773 का। इसे रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके 3 हमारी संवैधानिक महत्व हैं। इस एक्ट की जो हमारी हैं संवैधानिक महत्व 3 है। सबसे पहला ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला हमारा क्या संवैधानिक महत्व है? सबसे पहला संवैधानिक महत्व है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। मतलब क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था। मतलब पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी बस अपना काम करती जा रही थी। और यहाँ से चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि संवैधानिक महत्व में पहला बोला गया है कि ईस्ट इंडिया जितने भी कार्य कर रही है, मतलब कार्यों को जितने भी उनको नियमित किया गया और नियंत्रित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पहला पॉइंट ये हमारा हुआ। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट ये बोला जा रहा है कि इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, पहली बार कंपनी के जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मान्यता दे दी गई। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उन कार्यों को मान्यता दे दी गई। किसके साइड से मान्यता दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से मान्यता दे दी गई। थर्ड पॉइंट ये बोला जा रहा है कि इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा जो हमारे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्यों बोला गया कि ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? इतना तो सोचा जा सकता है भाई, क्यों बोला जा रहा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यानी भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? देखो मैं बता दे रही, जैसे हमारे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के हमारे गवर्नर जनरल थे, उनके अंडर मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल वर्क करेंगे। इसीलिए बोला गया कि यहाँ से हमारे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इतना समझ गए होगे। अब इसके क्या क्या प्रोविज़न है, मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके क्या क्या हमारे प्रोविज़न है इसके बारे में जानते हैं। बोला जा रहा है कि इस एक्ट के द्वारा, मैंने पहले ही बताया गया, इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था ना, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। और इसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई जाएगी। मतलब एक कार्यपालिका बनाई जाएगी, छोटी सी कार्यपालिका बनाई जाएगी जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। डिसीजन में उन लोग क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसमें सहायता करेगी। और इसमें कितने लोग थे? बस 4 ही लोग थे। 4 लोगों की एक कार्यकारी परिषद बना दी गई। ये हमारा हो गया। अब पहले हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे। ये हमारा फर्स्ट प्रोविज़न हो गया। पहले मैंने 3 संवैधानिक महत्व बताए, फिर इसके बाद में मैंने क्या किया इसके बाद में मैंने आपको प्रोविज़न बता रही, मतलब विशेषताएं बता रही हूँ। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना। जैसे बोला जा रहा है, मैंने सेकंड पॉइंट तुमको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही। यहाँ से बोला गया है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं, अब हमारे क्या होंगे, उनके अंडर कौन आएंगे, मतलब उनके अंडर मद्रास और बम्बई के गवर्नर होंगे। यही बोला गया हमारा सेकंड पॉइंट में। इतना समझ में आ गया ना? हाँ। थर्ड पॉइंट में कुछ भी नहीं बोला गया है। थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारा था, इसी के बिहाफ पर हमारा 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? कोलकाता में 1774 में। मतलब इसी एक्ट में बोला गया था, तो इसी बिहाफ पर 1774 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया। कहाँ पर? कोलकाता पर।
ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। 3 विशेषताएँ मतलब 3 हमारे संवैधानिक महत्व। इसके बाद प्रोविज़न में मैंने 3 बस बताए हैं, 3 अभी। एक हमारा और है, मैं बता रही। ये बोला गया है कि जो भी कंपनी के कर्मचारी होंगे, 4th पॉइंट में, जो भी कंपनी के हमारे कर्मचारी होंगे, वो भारतीय लोगों से ना रिश्वत, ना ही वो व्यापार मतलब निजी व्यापार नहीं कर सकते, ना ही भारतीय लोगों से कोई उपहार, रिश्वत, ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते, प्रतिबंध कर दिया गया पूरी तरीके से। तो 5th पॉइंट में क्या बताया गया है? 5th पॉइंट में क्या बताया गया है? आपको क्या लग रहा है, क्या क्या बताया गया होगा? अब देखो, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो तो मान लो ब्रिटेन में बैठी है ना, वो कैसे देखेगी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है कैसे वर्क कर रही है, क्या कर रही है। इसके लिए क्या कर दिया गया कि एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी पर बैठा दिया गया, मतलब देखा गया कि हाँ, तुम्हें देखना है, सही से देखना है। तो यही 1773 में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए गए। ठीक है, वो उनका काम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करेगी, और जो भी नागरिक, सैन्य मामले, राजस्व, इन सभी की जानकारी किसे देगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को देगी। ये हो गया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आई होप कितना तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने कुछ भी नहीं बताया है, बस यही है और बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना? हाँ, ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। पहला पहला पार्ट मैंने क्या बताया? पहला पार्ट में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बता दिया गया कैसे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसके बाद में व्यापार करना स्टार्ट किया, फिर क्या किया, इसके बाद मैंने बता दिया। ये हम पढ़ रहे हैं जो हमारा कंपनी का शासन है 1773 से 1858 तक का। पहले मैंने रेगुलेटिंग मतलब एक मैंने कंप्लीट कर लिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो, एक और इसमें है, इसी के साथ में एक एक्ट और आ रहा है हमारा, मैं बता दे रही। जैसे हमारा एक एक्ट आ रहा है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। 1781 का सेटलमेंट एक्ट ये हमारा क्यों आया? मान लो आने का कोई तो रीज़न होना चाहिए था, मान लो एक्ट आ गया, क्या रीज़न था, ऐसा क्या था? तो ये बोला गया कि ये हमारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, इसमें बहुत सारी खामियां बची थी, उनको दूर करने के लिए हमारा एक संशोधन अधिनियम लाया गया, जो 1781 का था, वो संशोधन अधिनियम लाया गया। अब इसके बारे में क्या क्या हमारे प्रावधान है, इसके बारे में चलो पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। या फिर करूँगी इसे सारे एक ही में कंप्लीट करके मैं आपको दे दूँगी। 1773 का एक्ट हो गया। अब 1781 का सेटलमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं, मतलब संशोधन अधिनियम 1781 का क्यों आया, मैंने बता दिया भाई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें बहुत सारी खामियां बची थी। खामियां मतलब कमियां बची थी, उनको दूर करने के लिए हमारा ये संशोधन अधिनियम आया। मतलब ये तरह का एक्ट है, चार्टर नहीं है, एक्ट है। एक्ट आया हमारा 1781 का। अब जो ये हमारी खामियों को दूर कर रहा है, मतलब 1773 का जो भी खामियां थी उनको दूर कर रहा है, तो इसे क्या बोला गया? इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पहला इसका क्या प्रोविज़न है, इतना तो पता चल गया होगा, मैंने बता दिया है। अब आगे करते हैं। बता दे रही। देखो कुछ भी नहीं, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, जो हाईलाइट मैंने किया है, बस उनको तुम्हें ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं ध्यान देना है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं ध्यान देना, बस यही चीज़ें ध्यान देनी है। पहले मैंने बोला, इसमें पहला पॉइंट बोला गया है, इसे जो हमारा 1774 का कोलकाता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, इसके क्षेत्राधिकार में कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये इसमें नहीं बताया गया था। मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें नहीं बताया गया था कि इसके अंडर कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। ये पूरा इसका प्रोविज़न किया गया हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब चलो इसके क्या क्या हमारी विशेषताएं हैं, इनके बारे में ध्यान से पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, पहला बोला जा रहा है, जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, मैंने क्या बोला था,
बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और उनके लिए जो एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन सभी को क्या कर दिया गया, ये हमारा जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनकी जो कार्यकारी परिषद थी, और जो कंपनी के कर्मचारी थे, कर्मचारी, सेवक, उन सभी के क्षेत्राधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। मतलब उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ बताया गया है, पहला प्रोविज़न हुआ। सेकंड में ये बोला जा रहा है जैसे राजस्व संबंधी कुछ कोई मामले हो गए और राजस्व वसूले जा रहे हैं किनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ऐसे मामले भी हमारे ये यहाँ से सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। और इसमें क्या प्रक्रिया कैसी होती, मान लो कहीं किसी के केस हुआ, अब दंड किसके हिसाब से दिया जाएगा, तो हिंदुओं के लिए हमारा ये थर्ड पॉइंट है। मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों बता दिए, अब ये हमारा थर्ड पॉइंट है। हिंदुओं के हिसाब से, हिंदुओं कानूनों के हिसाब से दंड दिया जाएगा, और मुसलमानों के खिलाफ, यानी मुसलमानों के जो भी हिसाब से यानी दंड दिया जाएगा। हम लोग जो पहले भी मुसलमानों को जैसे दंड दिया जाता था, उसी के बिहाफ वैसे ही दंड दिया जाएगा। और हिंदुओं में जो भी निजी उनके कानून थे, उन्हीं के हिसाब से दंड दिया जाएगा इस हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखो कितना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले ये बोला गया कि इस कानून द्वारा क्या किया गया, जैसे हम लोग आज का प्रेजेंट का टाइम बोलते हैं, सोचते हैं, जैसे आज का प्रेजेंट के टाइम पर सोचते हैं, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है जैसे आज का हमारा हाई कोर्ट हो, अगर मुझे हाई कोर्ट के खिलाफ जाना है, मतलब कहीं अपील करनी है, मतलब हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, इसके खिलाफ हमको कहीं दूसरे ऊपर अपील करना है, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ हम क्या डालेंगे, प्ली डालेंगे, मतलब अपील वहाँ डालेंगे। लेकिन इसमें फोर्थ पॉइंट में ये नहीं बोला गया है, अगर हमको कोई हमारा क्या हुआ, कोई प्रांतीय न्यायालय है, और जो प्रोविज़न है, मतलब छोटे छोटे ज़िले में जो हमारे न्यायालय छोटे छोटे से हैं, उनके खिलाफ हमको कहीं अपील डालना हो तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। इसमें बताया गया है कि अगर हमको अपील डालना है, तो हम सीधे जो हमारे गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनी थी, 1773 के एक्ट से जो हमारी गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी, वहीं पर अपील करेंगे जाकर, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट में बोला गया है। अब देखो इसमें फिफ्थ पॉइंट और भी अच्छे से दिया गया है, मतलब फिफ्थ पॉइंट और भी अच्छा दिया गया है। इसमें बोला गया है जो हमारी मान लो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो हमने काउंसिल बनाई थी, उसका क्षेत्राधिकार और बढ़ा दिया। मतलब अभी तक कार्यपालिका का काम देख रही थी, अब ये क्या कर रही है, रूल भी बना रही है, रूल रेगुलेशन सारे बना रही है। मतलब विधायिका यहाँ से बन गई, कार्यपालिका विधायिका दोनों का काम करने लगी यहाँ से, इस एक्ट के द्वारा। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट के में बताया गया। बस ये हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम हो गया। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से इसे देख लो, ठीक है। मैं वेट कर ले रही फिर इसके बाद बताओ सही अच्छे से मैंने आराम से आपको समझाया है कि नहीं समझाया है। मैं स्टोरी जैसे समझा रही हूँ, ठीक है। मैं लाइन एक एक लाइन पढ़ नहीं रही। क्या इम्पोर्टेंट है बस इसमें मैंने वो आपको बताया है, और कुछ भी नहीं। सोचो। इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताओ, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हमारे कौन से एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, मतलब सॉरी, कोलकाता में हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कौन से एक्ट के द्वारा, ये अब तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, लास्ट में। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट।
और फोर्थ पार्ट में मतलब ये मैं पार्ट बाई मतलब हेडिंग बाई हेडिंग ऐसे समझाती चली जा रही हूँ, ध्यान से सुनना है, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं हम। ये 1781 का ईस्ट इंडिया एक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या किया था, जो 1773 की कुछ खामियां बची थी, इनको दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक संशोधन अधिनियम लाए थे 1781 का। इसके आपको रूल याद होंगे, पक्का याद होंगे। फिफ्थ थे बस, विशेषताएं प्रोविजन हमारे फिफ्थ थे, 5 थे गिनती के बस। तो इसी तरह के और भी हमारी खामियां थी, उनको दूर करने के लिए हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो हमारे ब्रिटेन द्वारा क्या किया गया 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया। मतलब इसमें कुछ खामियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, कार्यों में, इन सभी में दूर करने के लिए ये भी एक्ट लाया गया। चलो फिर इसके क्या क्या प्रोविज़न हैं हमारे, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी सिंपल है। पॉइंट में ऐसे ऐसे रख के याद कर सकते हो, मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको एकदम से अच्छे से याद हो जाएगा। देखो पहले ये बोला गया, देखो जैसे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, प्रशासनिक राजनीतिक दोनों कार्य देख रही थी, मतलब प्रशासनिक राजनीतिक साथ में व्यापारिक कार्य भी देख रही थी। जैसे देखो अगर कोई हमारी संस्था इंस्टीट्यूट कंपनी कुछ भी हो, एक कार्य देखेगी तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी। तो क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसके व्यापारिक कार्य अलग होंगे और राजनीतिक कार्य अलग होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। व्यापारिक कार्य अलग हो जाएंगे, राजनीतिक कार्य अलग होंगे। तो क्या हुआ, जो पहले हमारी गवर्निंग जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो व्यापारिक कार्य देखेंगे, पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से व्यापारिक कार्य करती आ रही है, तो यहीं से हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक कार्य दे दिए गए। राजनीतिक कार्य कौन देखेगा, व्यापारिक कार्य के लिए हमारी एक गवर्निंग बॉडी थी, उसको दे दिया गया, वो दे दिए गए, व्यापारिक कार्य सारे देखेगी। जो राजनीतिक कार्य होंगे, राजनीतिक प्रशासनिक, ये कौन देखेगा, इसके लिए एक नए निकाय की गठन किया गया है, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका क्या काम था, मान लो इसके पास कोई भी तो शक्ति होनी चाहिए ना, इसका क्या काम था, जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका जो भी हमारी पहले जो हमारा 1773 द्वारा जो भी हमारी गवर्निंग मतलब जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी, 1773 द्वारा जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी बनाई गई थी, उसके जितने भी शक्ति थी वो सारे इसको दे दिए गए। मतलब नागरिक, सैन्य मामले, राजनीतिक, इन सभी का पूरा देखभाल क्या करेगी, ये एक नई जो संस्था बनी है, मतलब जो नई एक कमीशन बना है हमारा, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोल रहे हैं, इसके द्वारा किया जाएगा। बस इतना ही बताया गया है हमारा, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, एक इसमें 2 कारण, और ये एक्ट जो हमारा, इसके लिए 2 कारण और इम्पोर्टेंस है, क्यों इसे इम्पोर्टेंस माना जाता है। देखो अब क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा बोल दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला गया कि जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारी, इसका जितना भी क्षेत्र है, अब ये ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाया जाएगा। मतलब यहाँ से पहली बार बोला गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भी एरिया जीता है वो अब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, मतलब ब्रिटिश का यहाँ शासन हो रहा है, अधिपत्य का क्षेत्र 1784 का ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के द्वारा बोला गया। थर्ड पॉइंट ये बोला गया कि यहाँ से मैंने क्या बोला, प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण ले लिया गया, ब्रिटिश द्वारा प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण ले लिया गया, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा ले लिया गया। मतलब किसके द्वारा, हमारी जो हमारी ब्रिटेन थी ना, ब्रिटेन ने अपने ब्रिटिश सरकार मान लो, उसने अपने अंडर पूरा ले लिया गया। इतना तो समझ में अब आ ही गया होगा। बस यही पॉइंट है, और कुछ भी नहीं दिए गए हैं। और आपको जाना कि और कुछ हमको इसमें पढ़ना है, मैं तो बोलती हूँ कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना जितना मैं बता रही बस उतना ही याद रखना है, उतना ही हाईलाइट कर लो, वही बार बार पढ़ो बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसी स्टोरी जैसे अगर आप बता ले रहे तब तो सही है, अच्छी बात है, मेरा रिवीजन अच्छे से हो रहा है।
मैं अच्छे से बता पा रही। देखो, अब इसके बाद में पहले मैंने बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब ये सारा हमारा कंपनी के शासन का चल रहा है अभी, ठीक है, कंपनी का शासन का चल रहा है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया मैंने, 1781 का संशोधन अधिनियम, फिर इसके बाद 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, मतलब इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्रशासनिक राजनीतिक एक साइड हो गया और व्यापारिक कार्य एक साइड कर दिए गए। व्यापारिक कार्य किसके अंडर रखा गया? जो हमारे पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, और अलग से राजनीतिक कार्य देखने के लिए एक अलग से बॉडी बना दी गई, एक अलग से बॉडी बनाएंगे जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसके शक्ति क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या पावर थी? मतलब जो भी पावर, मैं ऐसे बता रही, इसकी शक्ति क्या थी? जैसे सैन्य मामले, नागरिक, और जो भी हमारी राजस्व हो गया, ये सभी इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। बस इतना याद रखना है बस। इसके बाद में 2 कारण और बताए गए हैं। ये बोल दिया गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, मतलब ब्रिटिश द्वारा बोला गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बोला गया है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भी क्षेत्र अपने अंडर लिया है, वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाया जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये बोला जा रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा ये बोला गया है कि भारत के जितने भी कार्य होंगे, भारत के जितने भी कार्य और पूर्ण मतलब कार्य होंगे और जो प्रशासन होगा, वो सभी हमारा पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के द्वारा हो गया। बस ये हमारा हो गया। अब हमारा है 1781 का अधिनियम। इसमें 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें 1700 जो हमारे 86 का एक्ट है, 1786 का एक्ट, पहला 1773, दूसरा 1781, तीसरा हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट हो गया, और चौथा हमारा अब होने जा रहा है 1786 का अधिनियम। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बारे में क्या है कि एक हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम था, हमको क्या करना था, ब्रिटिश सरकार द्वारा बोला गया कि तुम हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाओ। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मेरे 2 शर्तें हैं, जब आप पूरी कर दोगे तब मैं बनूंगा। तो पूछा गया, भाई तुम्हारी शर्तें क्या हैं, बताइए तुम्हारी शर्तें क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि मान लो कुछ ऐसे विशेष विशेषता दी गई, विशेष कुछ ऐसे मामले में विशेषता मान लो दी गई, ऐसे जानू मैं बोल रही हूँ, विशेष मामले, मान लो कोई ऐसा निर्णय है जो हम यानी बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा लिया गया। अब काउंसिल बोल रही, जो कार्यकारी परिषद थी, बोल रही थी ये तुमको निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो बोल रहा है मैं अपना खुद का मतलब इनके निर्णय मैं नहीं मान सकता, बाध्यकारी नहीं हूँ। यही बोला गया है कि विशेष मामलों में जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उनके मामलों को नहीं मानेंगे, जो भी उनके अधिभावी मंद नीचे थे उनके मामले नहीं मानेंगे। उनको एक पद भी चाहिए, कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। पहला, जो विशेष मामलों में काउंसिल की बातें नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो हमारे सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए, बस और कुछ भी नहीं, बस 2 पॉइंट। ये हमारा 1786 का अधिनियम हो गया। ये शर्तें मान भी ली गई, बस और कुछ नहीं दिया गया। अब देखो, अब हम आ जा रहे हैं किसमें, 1793 का चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट आया 1793 का, पहला चार्टर एक्ट 1773 का हो गया, उसे रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है। अब हम दूसरा चार्टर एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला मैंने पढ़ा दिया है, पहला पूरा चार्टर एक्ट अलग से मैंने बता दिया है पूरा। अब हम 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमारा 1786 के जो भी प्रावधान थे, 2 प्रावधान थे ना, 2 प्रावधान, वो सभी जो भी हमारे भविष्य में जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे या फिर हमारे प्रांतीय गवर्नर होंगे, उन सभी पर लागू कर दिया गया। मतलब जैसे बंगाल का हमारा गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, आगे कोई गवर्नर जनरल बनेगा तो वो भी क्या करेंगे, जो भी हमारी काउंसिल होगी उनके निर्णय नहीं मान सकते हैं, उनको अधिकार ये दिया गया। और सेकेंड पॉइंट, कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा, नॉर्मल सी बात है, दिया जाएगा। ये शर्तें भविष्य तक लागू कर दी गई।
और बोला गया है जो भी प्रांतीय न्यायालय के जितने भी गवर्नर्स हैं इनको भी ऐसी यानी ऐसा अधिकार दिया गया है कि ये भी अपनी काउंसिल जो उनकी प्रांत में भी छोटी छोटी काउंसिल थी ना, उनके जो भी काउंसिल थी वो भी निर्णय नहीं मान सकते हैं। पहले पॉइंट में बस ये बताया गया है। सेकेंड पॉइंट में मैंने बोला था कि 1773 में जो भी मद्रास जो मुंबई का जितना भी हमारा उन पर नियंत्रण ले लिया गया, मतलब जितने मद्रास और बम्बई ये हमारे बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। और 1773 के द्वारा और ज़्यादा इनको संकुचित कर दिया गया, मतलब अधीन नियंत्रण स्थापित कर केंद्रीकृत और कर दिया गया, इनकी पावर ले ली गई। और थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का और एकाधिकार दे दिया गया, मतलब 20 साल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया थर्ड पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट में बस कुछ भी नहीं बोला है, जैसे इसमें बोला जा रहा है गवर्नर जनरल इन चीफ। देखो पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल इन चीफ होते थे वही हमारी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर सदस्य बन सकते थे, ये प्रावधान हटा दिया गया। ध्यान से सुनो, मैंने बोला जो हमारे गवर्नर जनरल इनकी काउंसिल होती थी उसमें कौन लोग होते थे, जो हमारे कमांडर इन चीफ होते थे, ये अनिवार्य था, इसको हटा दिया गया। अब कोई भी हमारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य बन सकता है। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया, कितने आराम से मैंने समझाया। फिफ्थ पॉइंट में जो भी हमारे मैंने क्या बोला था 1784 का जो हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट था इसके द्वारा एक निकाय बनाया गया था, इसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे, जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक पूरा कार्य देखती थी। अब इस एक्ट के द्वारा ये बोला गया है 1773 का जो एक्ट है सॉरी 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 1793 का जो भी हमारा चार्टर एक्ट है इसके द्वारा एक प्रावधान ये किया गया कि जो भी हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य होंगे, सदस्य हो गए, सदस्य होते हैं ना, सदस्य हो गए, और उनके जो भी कर्मचारी होंगे उन सभी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1793 इसमें मैंने जो जो बताया अच्छे से याद रखना है। सबसे ज़्यादा मुझे फिफ्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे और यहाँ जो हमारे जितने भी कर्मचारी थे वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उन सभी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, बाकी सभी तो इतने नहीं लग रहे हैं पर ये वाला मुझे फिफ्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इतना तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है। पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, फिर 1781 का संशोधन अधिनियम के बारे में, इसमें क्या क्या हमारे प्रावधान थे इसके बारे में जाना। फिर इसके बाद में हमारा 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट है इसके बारे में मैंने पूरा सीखा, क्या क्या हमारे प्रावधान थे इसके बारे में सीख लिया। फिर 1786 का जो जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने जो जो शर्तें रखी, 2 शर्तें रखी थी, इस एक विशेष मामलों में जो उनकी काउंसिल थे उनके निर्णय नहीं मानेंगे, और दूसरा हमारा था कि इन्हें कमांडर इन चीफ का पद चाहिए। बस ये 1786 का हमारा हो गया। 1793 का इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था ही नहीं, बस मुझे एक पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य जो भी कर्मचारी थे उनका पूरा वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये मुझे अच्छा लगा, मतलब इससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। बस 20 साल के लिए एक अधिकार और दे दिया गया, बस इसमें 2 पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, बस इतना मैंने रिवीजन फिर से देखो कर लिया। अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इतना समझ में आ गया होगा ना कि नहीं आया, आ गया होगा। क्या करेंगे अब 1713 का चार्टर एक्ट नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट कर दूंगी। 1713 का 1813 का, 1833 का, 1853 का, यहाँ तक ये 3 फिर एक ही मैं बता दूंगी। इसमें तो इतने एक्ट हो गए हमारे
तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हाँ, कमेंट करके बताना कि कैसे लगी वीडियो।